दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। जो पिछली सरकार थी उसके मुख्यमंत्री में एक महिला थी और अब जो सरकार बन के आई है उसके मुख्यमंत्री भी महिला हैं, रेखा गुप्ता जी। रेखा जी कॉरपोरेटर रही हैं और पहली बार एमएलए चुनी गई और एमएलए चुनने के बाद ही उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया गया। रेखा जी, आपका स्वागत है पीटीआई में। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानती हैं, पीटीआई देश की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है और सबसे फैली हुई न्यूज़ एजेंसी है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स में टीवी चैनल्स हैं, वेबसाइट्स हैं और तमाम अखबार भी हैं जो हर भाषा में हैं। तो उनके माध्यम, पीटीआई के माध्यम से आपकी जो बात है, आपके विचार हैं, उन सबके पास पहुंचेगी। तो हम शुरू करते हैं हाल ही में हुए चुनाव से। बहुत बहुत बधाई आपको सीएम बनने की। थैंक यू। 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है और 27 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब भी एक महिला सीएम थी और आप फिर महिला सीएम हैं, सीएम की कुर्सी में बैठी हैं। तो जो सफ़र है ये उसके बारे में बताइए आप। जो 27 साल का गैप जो था, जो सिरा भाजपा से छूटा, मुझे लगता है कि वहीं से हमने शुरू किया। एक लंबा टाइम स्पेन दिल्ली वासियों के लिए ऐसा रहा जब दिल्ली को वो अधिकार जो उनको मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। आज दिल्ली खुश है, दिल्ली प्रसन्न है, एक बार फिर आशावादी है कि दिल्ली में जो विकास कार्य होने चाहिए थे, दिल्ली के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए था, शायद अब बन पाएंगे। तो हम लकी हैं, सौभाग्यशाली हैं कि दिल्ली की जनता हम में उम्मीद रखती है और हम उन उम्मीदों पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जी रेखा जी, एक बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप की एक बहुत ही अनोखी बात है कि जब भी किसी राज्य में सीएम का चयन हो रहा होता है तो किसी का नाम उभर के नहीं आता। मीडिया में तो कई नाम उछाले जाते हैं और हम सब लोग बाद में तो हम गलत साबित हो जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा एक्सपीरियंस था आपका, या आपके सीएम की कुर्सी का सुगंध आपको पहुंच गई थी थोड़ी देर पहले? देखिए, ये पहले आप लोगों के एजेंडा पे शायद संगठन काम करते होंगे, अब एजेंडा अपना चलाते हैं जी, ताकि ताकि अपने एजेंडा पे चीजें तय हो और आप लोग उसको उस निगाह से देखें। और अच्छा है, पार्टी में बहुत सारी चीजें नए रूप में की जा रही हैं, नए लोगों को मौका मिल रहा है, नई ऊर्जा के साथ में सरकारें काम कर रही हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ में विश्वास जताया, मुझे मौका दिया और दिल्ली की बेहतरी के लिए मेरी भूमिका रहेगी। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। जी, लेकिन पीटीआई के सब्सक्राइबर शायद ये जानना चाहेंगे कि आपको कब पता चला कि आप सीएम बनने वाली हैं? पहले तो न्यूज चैनल से, जब से उन लोगों ने चलाना शुरू किया, अच्छा, तो ऐसा लगा कि अच्छा, ऐसी भी संभावनाएं हैं। और उसके बाद जब विधायक दल की बैठक हुई तो वहां इस बीच में किसी भी प्रकार का कोई कम्युनिकेशन पार्टी की ओर से या कहीं और से मुझे नहीं मिला। और सीधा जब मैं विधायक दल की बैठक में पहुंची तो मैं अपनी ओर से ऐसा कतई नहीं सोच रही थी कि मैं मुख्यमंत्री बनने वाली हूं। उल्टा सोच रही थी कि अगर बन गई गलती से तो क्या होगा। तो अपने मन में ये था कि भाई ईश्वर उतना करना जितना हम संभाल सके। और पर पार्टी ने जब निर्णय लिया तो एक नई जिम्मेवारी का एहसास मुझे हुआ और लगातार मैं उस पथ पे चल पड़ी जहां इस जिम्मेवारी का मैं निर्वहन ठीक से कर पाऊं। किसी खास व्यक्ति का फोन आया आपको? नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं आया। ये कह रही हूँ, सब सिस्टम बदल गया। पहले फोन आया करता था तो लोग बताते हैं कि भी फोन आया तो लोग उसके इंतजार में फोन सामने रख के बैठते थे कि फोन आएगा। तो ऐसा होता था भी फोन आएगा, फोन आएगा। तो फोन को एक मिनट के लिए भी लोग निगाह से दूर नहीं रखते थे भी फोन आएगा। पर ना फोन आया, ना कोई सूचना आई, सीधा घोषणा हुई। एक बार फिर उस दिन पे जाते हैं, खुशी तो हुई होगी जाहिर है, लेकिन एक अचंभी भी रह गई होगी शायद आप, जब आपको पता चला कि आप सीएम बनने वाली हैं। क्या प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? सच में उस समय तो ऐसा था कि क्या ही बोलूं और क्या सोचने समझने की एक बिल्कुल जिसे कहे कि पूरी ऐसा लग रहा था शायद कोई
रील चल रही है, कोई मूवी चल रही है, या कोई सपना चल रहा है कि अभी शायद इसमें अगला डेवलपमेंट क्या होने वाला है, या आंख खुलेगी तो ऐसा लगेगा सब नॉर्मल है। तो पर उसके बाद से ही चीजें चलती चली गई और ऐसा पता चला कि भाई ये सपना वपना नहीं है, ये हकीकत है। और मान लीजिए कि आज आप मुख्यमंत्री बन गई हैं और अब आपको निभाना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो ये एहसास मुझे जब मैंने रामलीला मैदान में भरे मंच पे शपथ ली मोदी जी की उपस्थिति में, तो मैं पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि भाई चूटी वूटी काट के देख ली कि ये सपना वपना नहीं है, और ये तो वही अब फंस चुके हो और अब आपको करना ही है। ये तो हो गई वर्तमान की बात। जरा भूत में चलते हैं, इतिहास में चलते हैं। आप यू स्पेशल लेकर, डीटीसी बस की यू स्पेशल लेकर अपने दौलत राम कॉलेज जाया करती थी। अब उसी घर से अब आपकी कॉन्वॉय चलती है, सीएम की कॉन्वॉय चलती है। तो बताएंगे कि उस टाइम का जो एक्सपीरियंस जो था, यू स्पेशल वाला एक्सपीरियंस लिटरली, और जो सफर है वहां से आज तक का, वो आपने कैसे कवर किया? उसका अपना एक अलग मजा था कि यू स्पेशल में बैठना और कॉलेज तक पहुंचना पूरी सहेलियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ में, और आज का जो पूरा सीन होता है उसका एक अपना आनंद है। पर मैं, ईश्वर की मुझ पे बड़ी कृपा है कि मैं इस डिफरेंस में अपनी पर्सनैलिटी को, मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे बड़ी स्टेबिलिटी दी है कि उस चीज को और इस चीज को, वर्तमान में और भूत में जो मेरे साथ रहा, मैं दोनों को एंजॉय करके ये समझ रही हूँ कि ईश्वर ने जब वो मेरे लिए तय किया, मैंने वो किया और खूब आनंद से किया। अपनी यूनिवर्सिटी का टाइम, अपने जनरल एक साधारण व्यक्ति के नाते, एक नेता के नाते मैंने जीवन में संघर्ष करते हुए, तो इसीलिए मैं अक्सर कहती हूँ कि भाई मुख्यमंत्री जरूर नहीं हूं पर नेता पुरानी हूं। तो वो सारी चीजें जो आज मुझे मुख्यमंत्री के तौर पे व्यवहार मिलता है, पर मुझे मालूम है कि ये पद को है, इस पद में आप जितना अच्छा करेंगे उतना ही लोग सम्मान देते जाएंगे। व्यक्ति के लिए नहीं है, ये व्यक्ति के लिए नहीं है, ये उस पद के लिए है जो आप वहां पे अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। जितनी बेहतर भूमिका अदा करेंगे उतना बेहतर आपको सम्मान मिलेगा। जी, एक आमतौर से एक सवाल पूछा जाता है हर नेता से कि जब आप छोटी थी तब आपने कभी सोचा था कि आप सीएम बनेंगी? इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि उस टाइम क्या पता होता है, लेकिन फिर भी जब आप एबीवीपी की नेता थी तो उस टाइम कुछ तो एम्बिशन रहा होगा। देखिए ना, तब ये सोचा था कोई चुनाव लड़ेंगे कि विधायक बनेंगे कि निगम पार्षद बनेंगे, नहीं सोचा था। पर जब जब मुझे मौका मिला एक्टिव सोसाइटी में काम करने का, तब तब मुझे ये था, एक शौक था कि ऐसी पावर होनी चाहिए कि जिससे आप सोचते हो वो काम कर सको सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी में जब डूसू के प्रेसिडेंट थे तो हमने कॉमन एडमिशन फॉर्म, जो उससे पहले कभी नहीं होता था, किसी बच्चे को अगर एडमिशन लेना पड़ता था तो वो अलग अलग कॉलेजेस में जाता था, वहां का प्रोस्पेक्टस खरीदता था, फिर उस प्रोस्पेक्टस को भरता था। कोई 100 रुपए का था, कोई 200 रुपए का था, कोई 50 रुपए का था, यानी 10 कॉलेजेस में भरा तो 10 का अलग अलग। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट बनी तो फिर मैंने वहां पे कॉमन यूनिवर्सिटी फॉर्म को जो इंट्रोड्यूस किया, वो आज तक चल रहा है कि अब एक सिंपल सा फॉर्म लीजिए और उसमें कोई आपका पैसा नहीं लगेगा। आपको 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, जितना कॉलेज चाहिए उसमें भरिए, प्रायोरिटीज भरिए, आपका एडमिशन हो जाता है। तब भी मन में ये संतुष्टि थी कि चलिए आज मेरे पास इतना पावर है कि कोई एक अच्छा काम मैं कर पाई। मैं जब दिल्ली नगर निगम में एजुकेशन कमेटी की चेयरमैन थी तो दिल्ली नगर निगम के स्कूल के बच्चे वो ब्लू ड्रेस पहनते थे, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, और मैं जब चेयरमैन बनी तो मुझे लगता था यार हमारे जो बच्चे स्कूलों के ये कितने बेचारे लगते हैं इस ड्रेस में, जबकि पब्लिक स्कूलों के बच्चे बड़े चार्मिंग लगते हैं, उनकी ड्रेस बड़ी अच्छी सी लगती है। तो जब ड्रेस का पैसा सरकार ने खर्च करना है तो वाई दिस ब्लू वन, मैं ब्लू की जगह कोई और कलर लेकर के अपना बढ़िया सा ड्रेस क्यों नहीं बना के अपने बच्चों को पहनाती? Why should they look nicer? हाँ, और मैंने अधिकारियों से बड़ा झगड़ा किया। मैंने कहा भाई इस ड्रेस का कलर बदलना है, इसका ड्रेस का पैटर्न बदलना है, चेक, हम प्लेन की जगह चेक लेके आते हैं, चेक की जगह ब्राउन लेके आते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, ये तो सालों से ऐसे ही चल रहा है, आप कैसे आप कह रही हैं कि इसको हम बदल दें? मैं कहा अरे भाई ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि ये ब्लू ड्रेस ही देना है आपने? आप वो किताब मुझे लाके दिखाइए, वो एक्ट मुझे लाके दिखाइए तो मैं मान जाऊंगी। अब कहीं हो तो मिले, कहीं था ही नहीं। और आई वॉज द पर्सन हु चेंज दिस ड्रेस
ब्लू इंटू ब्राउन चेक। और आज हमारे दिल्ली नगर निगम के स्कूल के बच्चे भी जब वो ड्रेस पहन के निकलते हैं वो प्राइवेट स्कूलों से कम नहीं लगते जी। तो ये जो एक चाव था मेरे मन में कि जो मैं सही सोचती हूँ वो मुझे करने का मौका मिले, वो शायद मुझे यहां तक धीरे धीरे करके लेके आया। जहां जहां मुझे गलत लगा, जहां जहां मुझे लगा कि सिस्टम को रेक्टिफाई करने की जरूरत है और उस जगह मुझे पावर मिली, वो मैंने करने की कोशिश की। डू यू कंसिडर योर सेल्फ वेरी परसिस्टेंट पर्सन, जिद्दी टाइप की हैं आप? जिद्दी भी हूं पर एडजस्टेबल भी हूं। जहां मुझे लगता है या तो मुझे कोई कन्विंस कर ले या मैं उसे कन्विंस कर लूं। अगर सामने वाले ने मुझे कन्विंस कर लिया तो ओके, मैं उस रास्ते पे चल पड़ती हूं। और मुझे लगता है कि नहीं ये गलत है और मैं कन्विंस कर लेती हूँ तो मैं उस पे। तो दोनों चीजें मैं समझती हूँ कि मेरे चरित्र का कहीं ना कहीं पार्ट है। So you're willing to look at the other side also? ऑफ कोर्स हर बार हर समय हम ठीक नहीं हो सकते। हमें सामने वाले को सुनना, उसको समझना भी बहुत जरूरी है। हर चीज का दूसरा पहलू होता है, वो पहलू हमें समझ आना चाहिए या हम समझाने की स्थिति में आए। दिल्ली में अब तक जितने भी सीएम रहे हैं उनमें से आपको क्या लगता है कि कौन से बेस्ट सीएम थे? देखिए वैसे तो सब, हर एक व्यक्ति की अपनी क्वालिटीज रही। मुझे लगता है कि ये आखिरी के 10 साल का फेज खराब रहा, बाकी उससे पहले के लोगों ने अपनी अपनी भूमिका में जो जो कर सकते थे वो बेहतर किया। आदरणीय मदन लाल खुराना जी दिल्ली के शेर कहे जाते थे, मेट्रो लेके आए, बहुत डेवलपमेंट लाए। हमारे साहब सिंह वर्मा जी भी बहुत मेहनती थे, उन्होंने गरीब देहात का बहुत काम किया। इवन शीला दीक्षित जी भी बहुत ही सोबर व्यक्तित्व की मालिक थी और उन्होंने भी जनता को सुनते हुए बहुत प्रयास किए। तो आई थिंक कि अपने अपने समय में बहुत चीजें हुई और लोगों ने जहां जो कर सकते थे अपनी भूमिका निभाई। सुषमा स्वराज जी? सुषमा स्वराज जी और बेहतर करती अगर उन्हें और समय ज्यादा मिलता। बहुत थोड़ा समय मिला तो इसलिए मैंने उनका नाम नहीं लिया। आपने पिछले 10 सालों के बारे में अभी जिक्र किया, तो चुनाव प्रचार के दौरान आप और आपकी पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर काफी बहुत क्रिटिसाइज भी किया था। और चलिए पॉलिटिक्स में तो ये होता ही रहता है, लेकिन आपको कहीं लगता है कि कुछ भी काम उन्होंने सही किया हो, शायद कुछ का 1 या 2 उपलब्धियां उनकी? बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। उन्होंने जो किया ना, शुरू किया बड़ी आशाएं जगा के, लोगों के दिलों में खूब आशा जगा दी कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ईमानदारी के झंडे उठाए, देशभक्ति का बिगुल बजाया और सबको एक नए भारत की, नई दिल्ली की कल्पना दिखाई। पर बहुत जल्द उन्होंने अपने आप को गलत साबित कर दिया और दिल्ली की उम्मीदें जैसी टूट सी गई। उन्होंने प्रोपोगेंडा ज्यादा किया, काम उस दृष्टि में नहीं किया। यदि वो जिस स्पीड में प्रोपोगेंडा कर रहे थे उसका 50% भी काम कर लेते तो शायद उनकी सरकार के मायने अलग होते। परंतु बिल्कुल आटे में नमक और नमक में आटा जैसा था। तो नमक में आटा तो नहीं चलेगा, आटे में नमक भर होता तो चल जाता। तो ये समस्या रही पिछली सरकार की और इसलिए मैं कह सकती हूं कि उनकी जो चीजें थी वो जनता के गले से नीचे नहीं उतरी। आटे में नमक या दूध में पानी जो भी है, बिल्कुल। कोई 10% भी नहीं लगता आपको उन्होंने कुछ काम? 10% भी आप जब जिस काम के लिए खर्चा आप कर रहे हैं 10 रुपए और उसकी एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं 100 रुपए, तो आप क्या बोलेंगे उससे? आपने जितनी योजनाएं शुरू करी, आपने पॉल्यूशन की बात करी कि ठीक है जी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, खूब शोर मचाया, खूब उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाली। पराली, हम पराली की दवाई इजाद कर रहे हैं, वो पराली की दवाई को हम पंजाब को देंगे, हरियाणा को देंगे, पराली खत्म कर देंगे। इस एडवर्टीजमेंट में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक, पर वो पराली की दवाई बनी क्या? नहीं बनी। कुछ हुआ उसमें? नहीं हुआ। आज देश में कोविड का वैक्सीनेशन बन सकता है, इतना बड़ा काम हो सकता है जो वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर पाई। पर पराली की दवाई जिसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट पे 25 करोड़ खर्च दिया और उसके खर्चे पे तो न जाने कितना और किया होगा, परंतु हो नहीं पाया। ऐसे ही आपने कहा कि जी भाई प्रदूषण कम करना, व्हीकलर जो पॉल्यूशन है वो कम करना है, तो क्या किया? क्या रेमेडी दी? ऑड इवन। अब ऑड इवन में खर्चा तो कुछ नहीं लगना था कि आपने एक आदेश निकाल दिया कि आज इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, अगले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी। खर्चा कुछ नहीं हुआ, पर उसका एडवर्टीजमेंट में अगर आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, व्हाट इज द यूज?
अब इसको मैं आटे में नमक बोलूं कि नमक में आटा बोलूं, ऐसे ही उनकी हर योजना थी, एवरी योजना। मतलब मोहल्ला क्लिनिक आपने इतना टीआरपी क्रिएट किया, मोहल्ला क्लिनिक हमने पता नहीं क्या ही खोल दिया। क्या किया? पोटा कैबिन नालों के ऊपर, पोटा कैबिन कहीं भी सड़क के किसी कोने पे। आज उनकी स्थिति आप जाकर के देख लीजिए, वहां कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस। और वो किताबों में इतना बड़ा सफेद हाथी आपने खड़ा कर दिया, किसी अपने कार्यकर्ता के यहाँ उसको किराए पे ले लिया, उस किराए का 1 लाख रुपए महीना का किराया दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। सिर्फ पर्सनल लोगों को ऑब्लाइज करना, एक टीम ऐसी खड़ी करना जिसको आप पैसे देके फीड कर रहे हो और वो आपके लिए वर्कफोर्स है, वो काम उन्होंने किया। अदरवाइज जमीन पे जो होना चाहिए था, आज दिल्ली में कितना कुछ हो सकता था। ये 10 साल दिल्ली बैकफुट पे आ गई। आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पिछले 10 सालों में कोई फ्लाईओवर नहीं, सड़कें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आपने किया ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। और आप बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कि हमसे ज्यादा अच्छा एजुकेशन मॉडल किसी ने नहीं दिया, हमसे ज्यादा हेल्थ सिस्टम किसी ने दिया, जबकि हकीकत ये है कि हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरूरत की मशीनें भी नहीं है। तो अब क्या करने वाली हैं इन मोहल्ला क्लिनिक्स और या जो स्कूल जो हैं? सब चीजों को रेनोवेट किया जाएगा, उसको अप टू मार्क किया जाएगा और जनता के हित में उसको सुधारा जाएगा। आज 24 अस्पताल उन्होंने शुरू किए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, पर आधे बने हुए 10%, 20% पे छोड़ के चले गए। मान लीजिए उसके ऊपर आपके 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर आज उस 2000 करोड़ रुपए खर्चने की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में वो जितनी प्रॉपर्टीज है ये मांग करती हैं कि और उस पे 4000 करोड़ रुपए खर्चिए, तो भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। इतनी आनन फानन में चीजों को उन्होंने विदाउट प्लानिंग किया। 7 अस्पताल कोविड के समय में शुरू किए, ये देख करके कि कोविड के समय की बेडिंग बढ़ा देंगे। और आप उसमें, आज मैं तो खुद जाकर के मैंने देखा, वो बिल्डिंग ऐसी है जैसे पोटा केबिन जैसी होती है। आपका लोहे का स्ट्रक्चर है, गाटर ठोक दी और प्लेन फ्लोर्स आपने क्रिएट कर दी, 4 फ्लोर 5 फ्लोर। उन फ्लोर पे जाके देखिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई नर्सिंग स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई और चीज नहीं है, केवल एक फ्लोर है। आप उसको कहां से अस्पताल बना देंगे? और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके आप। यहां तक कि कई करोड़ में तो आपने ठेकेदारों को पेनल्टी तक दी है, 100 करोड़ रुपए की। कितना सरकार का आपने पैसा बर्बाद किया है। ये जस्ट ए क्राइम, उन्होंने क्राइम किया है। दिल्ली की जनता के विश्वास की हत्या की है उन्होंने। जो फैसिलिटी आज कोविड के आपको मैं बताना चाहती हूं, कोविड के समय में आप क्या मानते हैं दिल्ली में कितनी डेथ हुई होगी? आप बताइए। कुछ हजारों में होगी। हजारों में होगी जी। शमशान घाट भरे हुए थे, क्रिमिनेशन हो नहीं पा रहा था, यानी हजारों में होगी। दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को कंपनसेशन दिया है? 97 ओनली। केवल 97 लोगों को कंपनसेशन दिया गया है कोविड के समय का। क्या 97 लोग मरे थे? कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण जो एक झटके में सैकड़ों लोग मर गए थे, कौन जिम्मेवार है? कौन उसकी जवाबदेही देगा? उन्होंने मर्डर किया, क्राइम किया, कोई उसकी भरपाई नहीं है। उनको सजा कानून देगा। सीएजी रिपोर्ट ने तो केवल खुलासे किए, सजा तो उनको कानून देगा। रेखा जी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में एक और सवाल है, इनको आप ठीक करने वाली हैं, कितना टाइम लगेगा इन सबको? देखिए, हमने टाइम बाउंड तरीके से सबसे पहले हमने इस साल 100 आरोग्य मंदिर लिए हैं। हम उसको एक नए फ्रेमवर्क के साथ में जन आरोग्य मंदिर उसमें करेंगे। अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में केवल आपको बुखार है तो आपने पैरासीटामोल दे दी, आपको इतना भर आपको इलाज मिल रहा था। उसमें कोई आपका किसी भी तरीका उससे बड़ी वाली कोई भी ट्रीटमेंट थी वो नहीं मिल रही थी। पर जन आरोग्य मंदिर को हम उससे बेटर फैसिलिटीज के साथ में, उससे बेटर जिसमें आपका इलाज भी हो और उसमें आपका प्रिवेंटिव भी हो, उसमें वैक्सीनेशन भी हो, इन सारी चीजों को लेकर के उनको बनाएंगे। और वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ में, परमानेंट बिल्डिंग्स में। ये नहीं नाले पे खड़ा कर दिया, कहीं और खड़ा कर दिया, नहीं। हम लोग उसको इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। चुनाव के तुरंत बाद आपकी पार्टी में कई लोग थे जो दावेदार थे सीएम की पोस्ट के लिए। आप चुनी गई,
आज जो दावेदार जो थे वो आपके कैबिनेट में हैं, तो उन लोगों के साथ काम करवाने में कुछ झिझक होती है? आपको सहयोग मिल रहा है जो आप चाहती थी, चाहती हैं? 100% जी। पूरा सहयोग मिलता है। हमारी पार्टी का वर्क कल्चर अलग तरीके का है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन की रीति नीतियां हैं, और संगठन में जब निर्णय हो जाता है तो सब एक मुश्त उस काम को करने में लग जाते हैं। और हम तो टीम नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी का विजन दिल्ली के लिए लागू हो, दिल्ली विकसित दिल्ली बने, ये हम सबका एक कॉमन एजेंडा है। तो जब जो तय होने वाला चीजें थी वो हो गई, अब हमें अपनी अपनी जिम्मेवारी मिल गई। नाउ वी आर ए टीम, और बहुत ही अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ में जुड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, और द रिजल्ट विल बी वेरी गुड। So you don't expect any backbiting or nothing, not even a single person. जी। कुछ मतलब ही नहीं है। आज उल्टा हमसे कोई कमी रह जाए तो हमें संभालने के लिए वो लोग हैं, उनसे कोई चीज हो जाए तो मैं उन्हें बताने के लिए हूं। तो वी आर ए टीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, लाइक यू सेड, इज अ रोल मॉडल फॉर मेनी ऑल बीजेपी लीडर्स। आपके भी हैं रोल मॉडल। उनके अलावा कोई और हैं पार्टी में जो आपके रोल मॉडल हैं, द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू एम्यूलेट? ऑफ कोर्स, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो वो शख्सियत है, कई बार मैं उन्हें नेता नहीं मानती, संत मानती। वो संत जिन्होंने अपना जीवन, कोई संत होता है वो प्रभु की सेवा में, पूजा पाठ में अपना जीवन लगाता है, और ये हैं जो उन्होंने देश की सेवा को अपना पूजा पाठ माना। और भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से पूरा जीवन लगा करके देश की सेवा करी। नितिन गडकरी जी उनमें से एक है। हमारे बाकी जितनी लीडरशिप को भी मैं कहूँ, अमित शाह जी, वो गजब का पर्सनालिटी है। उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो डेयरिंग स्वभाव है, इतने बड़े बड़े निर्णय देश में हुए, आज टस से मस हिले नहीं वो। तो मैं मानती हूँ कि भाजपा में टैलेंट और डेडिकेशन भरा हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग जो हमारी पार्टी में होती है, वो है जो उनको पार्टी ने सींचा, उन्होंने हमें सींचा, और हम अपनी आगे वाली जनरेशन तैयार करें। तो इट्स ए हैंड होल्डिंग चेन। मैं गोइंग टू आस्क यू अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ देयर इज वन लीडर दैट यू वुड लाइक टू बी, who would it be? And please don't say Modi ji, because everyone would want to be Modi तो ji. अमित शाह जी बनूंगी। आप अमित शाह बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स। He is like your second role model. डेयरिंग, मतलब निर्णय लेने की क्षमता है उनमें, वो जो कहते हैं वो कर देते हैं। रेखा जी, आपके परिवार के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी है कि आपकी परिवार कितना बड़ा है, आपका परिवार, और कौन कौन है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? ज्वाइंट फैमिली है जी, बहुत बड़ी है। मेरे हस्बैंड के 4 भाई हैं, एक बहन है, मदर इन लॉ हैं घर में। मेरी अपनी फैमिली में मेरी मदर, मेरी 3 बहनें, 1 भाई। तो दैट वे फैमिली बहुत बड़ी है। और मेरी अपनी उसमें मेरी एक डॉटर है बड़ी, और एक बेटा है। दोनों पढ़ रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी ने मास्टर्स किया है। तो सब लोग अपनी अपनी लाइन पे अपना वर्किंग कर रहे हैं। हस्बैंड भी, ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो पूरा सपोर्ट मुझे फैमिली का हमेशा मिला है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाई। एक कहावत है अंग्रेजी में, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। Behind every successful woman, who's there in your life? Is it your husband? Yes, of course. He did lot for me. बहुत बहुत, देखिए आप जब समाज को समय देते हैं, या आप अपनी राजनीति में समय देते हैं, अपने कर्तव्य पे समय देते हैं, तो कहाँ से समय काटेंगे? फैमिली का समय काटेंगे। आज बच्चे दोनों क्योंकि पढ़ रहे हैं बाहर अपना अपना उसमें, तो मैं जो पहले रोज बात करती थी दिन में एक बार, अब मैं 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार कर पाती हूँ। तो समय तो उन्हीं का कट रहा है। हस्बैंड जिनके साथ शायद हम दिन में 1 घंटा भर बैठ के बातचीत कर लेते होंगे, तो आज 10 मिनट भी निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि अभी रुकिए, फोन आएगा, तो कहेंगे अच्छा अभी बाद में बात करते हैं। तो वो समय जो फैमिली का होता है, वो एक जो घर की महिला अपने परिवार को अपने हाथ से बना के खाना खिलाएगी, उनके चाम पूरे करेगी, उनके लिए वो सब कुछ करेगी जो एक महिला को करना भी अच्छा लगता है और उसका फर्ज भी है, वो अब नहीं कर पाती मैं। तो किसका नुकसान हुआ? किसका अपने टाइम का टेल क्या? फैमिली का। तो ऑफ कोर्स उनका साथ, उनका डेडिकेशन जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी
प्लस पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ाता है। What about your parents? Do you come from a traditional family? लेकिन आपको अगर बेटी को प्रोत्साहन देकर एक लीडर बनाया तो it tells you a lot about the parents. नॉट एग्जैक्टली मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि भाई ये राजनीति ना बनियों के बच्चों का काम नहीं है। तो भाई शादी कौन करेगा। तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से अपनी इस फील्ड में आ गई थी, सोशल फील्ड में, कॉलेज का चुनाव लड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी रही, फिर प्रेसिडेंट रही। तो जब जनरल सेक्रेटरी रही तब तक तो उन्हें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कुछ होता दिल्ली यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट के टाइम उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी नहीं लड़ेगी, मना कर दिया पार्टी को। तो माँ तो उस तरह की थी जो हमेशा नहीं चाहती थी कि कभी हो, पर मेरे पिताजी को लगता था कि भाई अगर बच्चे को मौका मिला तो उसको करने दिया जाए। तो ही ऑलवेज स्टैंड विद मी और मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। माँ लड़ती भी थी, गुस्सा भी करती थी, उनको भी कहती थी कोई नहीं आप कर रहे हो ना इसका साथ दे रहे हो, कल को आप ही भुगतोगे। तो पर वो हमेशा, मैं आज भी मिस करती हूँ उनको। मतलब ही इज नो मोर, कोविड के टाइम उनका डेथ हुआ। Oh, I'm sorry. तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ कि आज वो होते तो बड़ा खुश होते। अब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, शालीमार बाग में आपका घर है। तो जब आप सीएम नहीं थी तो आस पड़ोस में जो लोग थे उनके साथ उठना बैठना होता होगा, अब तो नहीं होता होगा। अब माहौल कैसे चेंज हो गया है? सब समझ पा रहे हैं इस बात को कि समय की अब अलग तरह की प्रायोरिटीज हैं। सब लोग मिस करते हैं, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, वो भी मुझे मिस करते हैं। और पर सबको बड़ी खुशी है कि जो ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें मुझसे ज्यादा वो लोग खुश हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये एक ऐसा डिसीजन हुआ है जो मेरी वर्षों की तपस्या का फल मिला, पार्टी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया एंड लोगों को लगता है कि ये कर पाएगी, ये काम करेगी। क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, आज दिल्ली भर में हम अपने उस विजन को लाने के लिए, उस तरीके से काम करने के लिए लग गए, तो लोगों को भी अच्छा लगता है। मेरे सर्कल में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, एवरीबडी इज हैप्पी की। तो शालीमार बाग वाले घर में कब तक रहेंगी और सीएम बंगलों में कब जाएंगी और कहाँ पर होगा ये बताइए। कुछ नहीं कह सकती, नथिंग डिसाइडेड। शीश महल तो हाँ, उसका क्या होगा शीश महल का? शीश महल के लिए वी विल डिसाइड समथिंग कि कैसे जनता के पैसे से बना हुआ शीश महल को हम दोबारा से जनता की खजाने में उसको डाल पाए, और सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं। एक मन है कि उसको राज के अतिथि गृह बना दे, क्योंकि दिल्ली का अपना कोई स्टेट गेस्ट हाउस नहीं है, कोई देश विदेश के गेस्ट आते हैं तो कुछ वो नहीं है। तो एक मन वो भी है, और भी बहुत सारे सजेशंस है। तो वी विल शॉर्टली विल डिसाइड अबाउट दैट कि उसका क्या करना है। आखिर तो इतना बड़ा करोड़ों का प्रॉपर्टी वो है, तो उस पर आप जल्द नहीं रहेंगी उसमें? पर मैं नहीं रहूंगी। मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा एक अपना नॉर्मल, जहाँ पे मैं पब्लिक को अटेंड कर सकूं, और चीजें मेरे लिए उतना काफी है। और वो जल्द हो जाएगा तय, जब भी होगा। जी, आपकी पार्टी का एक बहुत बड़ा प्रॉमिस था ड्यूरिंग द इलेक्शंस कि महिलाओं को 2500 रुपए देने का। तो 6 हफ्ते हो गए आपकी सरकार बन चुकी है, तो ये कब शुरू होगा 2500 का? अरे जो 3 साल नहीं दिए वो 6 हफ्ते को की सरकार को कह रहे हैं कि बताइए कब दीजिए। नहीं, 6 हफ्ते तो मैं कह रहा हूँ, कोई लोग नहीं कह रहे। नहीं, लोग भी वही कह रहे हैं। अच्छा। जो विपक्ष के लोग हैं वो रोज एक बैनर बनवाते हैं, वो कभी फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, कभी चौक पे खड़े हो जाते हैं, कभी विधानसभा परिसर में आ जाते हैं, बताइए 2500 रुपए कब देंगे। मतलब यहाँ तक कि अब मैं एक डेवलपमेंट वर्क के उद्घाटन के लिए आतिशी जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी में गई, तो वहां पे भी उन्होंने कुछ लोग सड़कों पे खड़े कर दिए। तो मतलब हम डेवलपमेंट का काम करने के लिए गए हैं और आप वहां पे बैनर दिखा रहे हैं कि 2500 रुपए का पाएंगे। आएंगे भाई, ये कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि मेरे हाथ में मैंने तुरंत पकड़ाना है। बजट आया है, बजट में हमने प्रोविजन किया है 5100 करोड़ रुपए का, और उसके बाद उसका जो फॉर्मेशन है, उसकी जो कंडीशन है, उसका जो पोर्टल खुलेगा, पोर्टल पे लोग रजिस्टर करेंगे, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी, देन वी विल गिव देम मनी। आप ये सोचिए कि ये कोई ऐसी योजना नहीं है कि एक बार दिया और खत्म, वन टाइम का तो नहीं है ना। आपको हर महीने देना है, एक लिस्टेड कैटेगरी को देना है। हम नहीं चाहते कि उसमें से कोई भी एलिजिबल व्यक्ति छूटे। तो हर एलिजिबल महिला को वो योजना मिले, और जब मिलनी शुरू हो तो फिर लगातार मिले। उसके लिए जो होमवर्क रिक्वायर्ड है, जो प्रोसीजर फॉलो करना है, वो हम करेंगे। किसी के कहने से तो एक दिन में नहीं करने वाले कोई। देखिए, हम कमिटेड है जनता के प्रति, जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है, और ये बिल्कुल श्योर है कि जो भी कमिटमेंट हमने संकल्प पत्र के माध्यम से जनता को की है,
ईच एंड एवरी कमिटमेंट विल बी फुलफिल्ड। ओके। हर अपनी जो वादा है उसको हम पूरा करेंगे। इंक्लूडिंग यमुना, जिसमें कि बहुत गंदगी फैलती है, प्रदूषण विषय था चुनाव के टाइम पे। 1000%। कोई टाइमलाइन देना चाहेंगे उसका? देखिए, टाइमलाइन इन चीजों में आप नहीं दे सकते। टाइमलाइन देंगे तो फिर केजरीवाल साहब ने दिया, फिर माफी मांग लिया, फिर हमें ऐसा नहीं करना। बहुत तरीके से टाइम बाउंड आप उसका जो है उसका ऑब्जर्वेशन हो, उसकी हर स्टेज पे आपने काम करना। और देखिए, पिछली सरकारों ने तो कुछ उस दिशा में करा ही नहीं। अब कम से कम हमने उसको पूरा डिटेल्ड प्लानिंग के साथ में कि क्या क्या काम होने चाहिए यमुना की सफाई के लिए। ऐसा थोड़ी ना है कि आपने बोल दिया सौगंध खाते हैं और यमुना साफ हो जाएगी, अपने आप नहीं होगी। आपको करने वाले काम करने पड़ेंगे। आपको नालों का डिसिल्टिंग करना पड़ेगा, आपको एसटीपी प्लांट खोलने पड़ेंगे, आपको डिसेंट्रलाइज एसटीपीज बनाने पड़ेंगे, आपको नाले जो 22 नाले यमुना जी में गिर रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, साफ पानी, फ्लोटिंग कूड़ा, हर चीज की योजना बनानी पड़ेगी। और अभी तक तो कुछ था ही नहीं, केवल बातें थी। केंद्र सरकार ने 8000 करोड़ रुपए दिया दिल्ली सरकार को, पर दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। सब छोड़ दिया, कुछ किया ही नहीं। उसमें से वो पैसा भी कहां यूज किया वो उन्हीं को पता है। पर आज हमने जो डिटेल प्लानिंग किया और उस पर काम शुरू किया, नालों की सफाई का पूरा वास्ट तरीके से, जितनी ड्रेन्स, बड़ी बड़ी ड्रेन्स जहां किसी ने कभी हाथ नहीं लगाया। 2023 में जो बाढ़ आई वो मतलब कि फेलियर था गवर्नमेंट का। धब्बा है दिल्ली के इतिहास पे कि जो इतनी बड़ी बाढ़ दिल्ली में आई। क्यों? क्योंकि आपने कभी डिसिल्टिंग खाली पेपर्स पे हुई, आपकी एक्चुअल में तो हुई ही नहीं। जब तक नाले पानी नहीं ले पाएंगे तो पानी निकलेगा कैसे? और वो सब हो रहा है यमुना जी के साथ में। आपने यमुना जी को साफ करने की दिशा में कुछ सोचा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। जिस तरह से आपने बताया भी, यमुना जी को साफ करने के लिए काफी कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बहुत बड़ा काम है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। सो इट सीम्स लाइक इट विल टेक इयर्स बिफोर यू कैन एक्चुअली डू समथिंग। इट विल टेक 4-5 साल लग जाएंगे। मैं नहीं कह सकती कि 4-5 साल, पर पीरियोडिकली 3 महीने में हम कितना काम कर पाए। जैसे हमने आज हम ये कह सकते हैं कि हमने आने के बाद में 1300 मैट्रिक टन कूड़ा यमुना में से निकाला। तो जो काम हम करते जा रहे हैं वो हमें पता है। हमने प्लान किया, हमने काम किया। आज 3 महीने बाद का रिपोर्ट, 6 महीने बाद का रिपोर्ट, साल भर बाद का रिपोर्ट हम जनता के बीच में पेश करेंगे कि देखिए यमुना इस स्तर पे आ गई है, आपका एयर पोल्यूशन अब इस स्तर पे आ गया है। आप देखिए कि जितना पहले के सालों में एयर क्वालिटी होता था इंडेक्स, आज धीरे धीरे वो घट रहा है। चीजें उसमें आपको फर्क दिखने लगेगा, क्योंकि हमने उस तरीके से प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। पहले एयर पोल्यूशन के निमित्त स्प्रिंकलर चलते थे। कब चलते थे? साल के 2 महीने, केवल सर्दियों में आपका स्प्रिंकलर चलेगा, पानी छिड़कता हुआ जाएगा और हो गया आपका एयर पोल्यूशन के लिए काम। हमने आके ये समझा कि भाई एयर पोल्यूशन कोई 2 महीने की प्रॉब्लम नहीं है, ये बीमारी तो साल भर चलती है। गर्मियों में भी उतना ही धूल उड़ता है, गर्मियों में, सर्दियों में, पतझड़ में वही सब सर्कमस्टेंसेस रहती। तो ये स्प्रिंकलर केवल 2 महीने के लिए नहीं, हमने अब साल भर के लिए ये वाटर स्प्रिंकलर काम करे, ये स्मोक एयर गन्स काम करे। ये अब तो हम पूरा योजना ये बना रहे हैं कि पूरी दिल्ली में जितना हमारा रिंग रोड्स है उन सब पे वाटर स्प्रिंकलर हम अपने जो लाइट के पोल है उन पे लगा दें। और 1000 वाटर स्प्रिंकलर हम पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, दिल्ली सरकार के माध्यम से सड़कों पे चलाएंगे। 250 वार्ड है दिल्ली में, हर एक पे 4 स्प्रिंकलर साल भर ईयर लॉन्ग चलेंगे और वो काम करेंगे। तो हमारे एफर्ट्स में हमारी नीति भी साफ है और नीयत भी साफ है। तो दैट वे वी आर क्लियर। जब हम क्लियर है तो हमारे रिजल्ट भी क्लियर आएंगे। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था, एयर पोल्यूशन के बारे में आपने जवाब दे ही दिया। क्योंकि बहुत बुरा लगता है कि देश की राजधानी सबसे वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की कैटेगरी में। देखिए, केजरीवाल साहब तो वहां चले जाते थे विपासना, बाकी दिल्ली को यहां जूझने के लिए छोड़ जाते थे। हम तो यही हैं और बाकी दिल्ली को भी दिक्कत ना है, इसके लिए काम करेंगे। जी रेखा जी, गर्मियां शुरू हो गई हैं और गर्मियों के साथ साथ बिजली की दिक्कत भी शुरू हो जाती है। तो सरकार की क्या तैयारियां हैं बिजली की किल्लत को कम करने की? बहुत काम हर फील्ड में कर रहे हैं। घंटों का रिव्यू
डिपार्टमेंट का घंटों का ब्रेन स्टॉर्मिंग यहाँ चल रहा है, क्या हमको करना है, कैसे हम सोलर एनर्जीज पे ज्यादा शिफ्ट हो सकते हैं, क्या हम जनता को प्रोत्साहन दे सकते हैं। मैंने बजट में भी रखा कि हमने और बजट बढ़ाया कि हम जनता को मोटिवेट करें कि लोग अपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगाए प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत। और ऐसे ही हमारा जो प्रोडक्शन है उसको मेंटेन करना, डिस्ट्रीब्यूशन को मेंटेन करना और सोलर सिस्टम को भी साथ में किस तरीके से वास्ट विजन के साथ में उसको हम इम्प्लीमेंट करें, हर दिशा में काम चल रहा है। दिल्ली को बिजली के लिए कतई परेशान नहीं होना पड़ेगा, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। ये जो आपने स्प्रिंकलर्स का जो बताया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसका पूरी प्लानिंग हो चुकी है, उसका बजट वी आर डूइंग और बहुत सारी चीजें अभी आपको वक्त के साथ पता चलेगा जी। हम बहुत सारे काम ऐसे करने वाले हैं जिसमें सरकार का 1 रुपया भी खर्च नहीं करेंगे। अच्छा। तो आपको पता चलेगा, बनिया मुख्यमंत्री होती है तो भाई बचत का भी पूरा ध्यान रखा जाता है ताकि वो पैसा जब बचे तो जनता के हित में 2,500 रुपए जो देने वहां काम आएगा। तो दिल्ली के एलजी साहब ने एक बार कहा था कि आतिशी जो सीएम बनी थी कुछ महीनों के लिए, वो केजरीवाल से कहीं ज्यादा बेहतर थी। आपका भी यही मानना है क्या? अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं क्योंकि वो भी हमेशा उन्हीं की शेडो में रही, उन्हीं के एजेंडा को चलाती रही, उन्हीं के खड़ाऊ लेकर के उन्होंने किया। अगर शायद वो अपने विजन से और अपनी सोच से चलती तो मे बी वो अपने आप को प्रूव कर पाती। जी। अभी हम लोगों ने जो चैलेंजेस की बात की, पोल्यूशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क या सीवरेज और स्ट्रे एनिमल्स और लॉ एंड ऑर्डर, तो इनमें से आप विच वुड यू प्रायोरिटाइज, विच इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर दिल्ली यू थिंक? देखिए, हर प्रॉब्लम अपने अपने जगह इंपॉर्टेंट है। स्ट्रे कैटल अपने आप दिल्ली के लिए बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया है। आपको समझिए, हमने तो इसके लिए आते ही जिन गौशालाओं के फंड दिल्ली सरकार ने, पूर्व की दिल्ली सरकारों ने सालों से रोके हुए थे, आते ही हमने उन सारी गौशालाओं की उनकी ग्रांट सारी दी। आते ही हमने ऐसी ऐसी चीजें जो उनके पार्ट पे पेंडिंग थी सबको रिलीज किया कि भाई पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के उनको फंड दिया, सीनियर सिटीजन को उनका जो ग्रांट हम देते थे उनको रिलीज किया कि भाई ये गलत है। सालों से आपने लोगों के हक का पैसा रोक के रखा। तो हमारे लिए चैलेंजेस जो हैं वो हर फ्रंट पे हैं, परंतु सरकार भी 360 डिग्री पे वर्किंग कर रही है। हर प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, उसका कुछ परमानेंट समाधान लगाने के लिए हम एवरीबडी इज वर्किंग जी। और दिल्ली जो है विविधताओं का शहर है, उसका एक अपना वर्क कल्चर है। उस कल्चर को भी, उस हेरिटेज को भी मेंटेन करना, ये भी हमारी ड्यूटी है। तो हम लोग हर फ्रंट पे काम कर रहे हैं जी। दिल्ली का फुल स्टेटहुड एक बहुत पुराना मुद्दा है और आपके पार्टी में भी कई लीडर्स ने ये डिमांड की थी, और तो आपकी क्या राय है इसके बारे में, होना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये केंद्र का निर्णय है। आने वाले समय में हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ और क्लैरिटीज आए और हम उसको करें, परंतु आज इसके बारे में कुछ हमारा ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है। पर वी विल डू आवर बेस्ट कि भी दिल्ली केंद्र के अंतर्गत काम कर रही है, तो डबल इंजन की सरकार के नाते हम लोग अपनी पूरा बेनिफिट जो है केंद्र सरकार के मातहत काम करते हुए उसको ले। तो स्टेटहुड के साथ में पुलिस का भी मुद्दा उठता है, अभी तो वो हमारे लिए कोई फर्क नहीं है जी। सिक्योरिटी रिजॉल्व हो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम दिल्ली को ना हो, ये हमारे लिए ध्येय है। और वो हम एक प्लेटफॉर्म पे बैठते हैं, हमें काम मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है, तो वी आर हैप्पी। दिल्ली में विमेन सेफ्टी has always been a big issue. Now that a woman chief minister is back in the chair, women will expect a lot more from you. So आपकी क्या वो रहेगी इस दिशा में? 100% वुमेन सेफ्टी, दिल्ली के हर व्यक्ति, हर नागरिक की सेफ्टी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है और इसके लिए हम पूरी तरीके से सजग हैं। लगातार अपने हर लेवल पे हमने उसके लिए मीटिंग्स करी, उसके लिए सॉल्यूशंस ढूंढे, उसके लिए बेटरमेंट। आज हमने पूरी दिल्ली में और 500 कैमरा लगाने का प्रोविजन क्रिएट किया, 1 स्टॉप सेंटर्स हमने
क्रिएट किए, पुलिस के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन किया, पिंक पीसीआरस का प्रोविजन हम कर रहे हैं, और जो महिला हमारी पुलिसकर्मी हैं उनको भी सिस्टम में और ज्यादा इन्वॉल्व करने की बात हम चल रहा है। जो डार्क स्पॉट, मतलब डार्क स्पॉट इन नॉट इन द टर्म्स ऑफ कि लाइट नहीं है, लिटरली हाँ, डार्क स्पॉट जहां आपका नेटवर्क नहीं है, जहां आपका पुलिस का पहुंच नहीं है, ऐसे जितने डार्क स्पॉट दिल्ली में हैं उन सबको कम किया जाए, उनको हटाया जाए, रिमूव किया जाए, हर दिशा में काम करते हुए कि दिल्ली में सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो ना रहे, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। but for this you will have to work with the police which comes in the center मतलब माननीय HM साहब ने तुरंत हमारे सरकार बनने के बाद हमें बुलाया और हर एक एस्पेक्ट पे चर्चा करी, बड़ी विस्तृत चर्चाएं हुई और बहुत सारी चीजों के समाधानों पे हमने काम करना शुरू किया। मैम, आम आदमी पार्टी की जो एक्साइज पॉलिसी थी वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी रही, उसके चलते ही शायद उनकी हार भी हुई, सरकार भी गिरी। बीजेपी की क्या पॉलिसी रहेगी इसको हम एक लेकर? नई पॉलिसी लाएंगे, एक फुल प्रूफ पॉलिसी जो पारदर्शी हो, जिसमें सरकार का रेवेन्यू भी हो और सोसाइटी में एक अच्छा मैसेज भी जाए, लोग जनता परेशान ना हो, एक गुड मैसेजिंग भी होनी चाहिए और पारदर्शिता विल बी डन। तो जिन राज्यों में बहुत अच्छे से ये वर्क सिस्टम काम कर रहा है, जहां की बेस्ट एक्साइज पॉलिसी है, वी विल फॉलो देम। आखिर में आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके जो पिछले स्टेटमेंट्स जो थे ट्विटर पे थे और आपके स्टेटमेंट्स थे कुछ कंट्रोवर्शियल थे, तो जब व्हेन यू लुक बैक डू यू थिंक, आपको लगता है कि शायद किसी और तरीके से मैं अपनी बात कह सकती? देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में धीरे धीरे करके एक लेवल आता है। शायद जब बचपन में हम बोलते होंगे तो हमारे भाषा पे इतना कमांड नहीं होता होगा, हम और बड़े हुए होंगे तो हमारे किसी वर्क में हो सकता है उतनी मैच्योरिटी नहीं दिखती होगी, और थोड़ा सा हमने मैच्योरिटी लेवल पे आके हमने चीजों को बेहतर समझा होगा। और ऐसा हर एक के जीवन में होता है, कोई मेरे जीवन में अलग से नहीं है कि मैं कोई फुल प्रूफ सीखी सिखाई पढ़ी पढ़ाई ही मुख्यमंत्री बनी हूं। अनेक मंचों पे मुझसे गलतियां हुई होंगी। अब मान लीजिए मैंने भाषण दिया विधानसभा में और एक स्टोरी सुनाते हुए मेरे मुंह से एक ठुल्ला शब्द निकल गया, तो मेरी इंटेंशन वो नहीं थी कि भी मैं कहूं कि मैं किसी अपने पुलिसकर्मी की या अपने किसी जवान को उसको हार्म करना चाहती हूँ, उसकी फील नथिंग। मैं बड़ा सम्मान करती हूँ अपने सारे पुलिसकर्मियों का, वो देश की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे वो देश के लिए खड़े रहते हैं और मैं मतलब बता नहीं सकती मेरे दिल में कितना सम्मान है अपने सभी सैनिकों के लिए, सभी पुलिसकर्मियों के लिए, जो दिन रात अपने जीवन का मतलब ना नींद देखते हैं, ना खाना पीना, ना परिवार, और 24 घंटे एक फोन कॉल पे वो खड़े हो जाते हैं और उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि आइए काम कीजिए। तो ये कुछ कभी हमसे कोई गलती हो सकती है, ना समझी हो सकती है, पर उसका हर समय आपका इंटेंशन नहीं होता वैसा, और आप टाइमली उसको रियलाइज करते हैं कि ये मुझसे ठीक नहीं हुआ और उसको जीवन में आगे वो ना हो गलती, उसका एहसास आपको होना चाहिए। और जो है मुझे कोई बुराई नहीं लगती इसमें कि कहीं मुझसे गलती हुई है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूं और उसको भविष्य में ठीक करूं। आर यू द काइंड ऑफ अ पर्सन हु सेज सॉरी, हु अपोलोजाइजेस व्हेन यू आर रियलाइज? क्यों नहीं मतलब अगर आपसे गलती हुई, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं वो व्यक्तित्व हूं कि जो या तो कन्विंस कर लो या कन्विंस हो जाओ। तो आज हम अपनी बात केवल कहीं दूसरे की ना सुने ऐसा नहीं है। यदि मुझसे कहीं गलती होगी मैं जरूर, अब जैसे मैंने पोस्टर का ड्राइव था, मुझे आज लगता है कि भाई आज दिल्ली की जिम्मेवारी मेरे पास है। मुझे लगता है यार दिल्ली तो बहुत बदसूरत लगती है जब दीवारों पे पोस्टर लगता है, दीवारों पे वॉल राइटिंग होती है। तो मैंने जिस दिन ये सोचा कि नहीं भाई ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले मैंने दिल्ली की जनता से ये माफी मांगी कि भाई जीवन में मुझसे भी कभी ना कभी गलती जरूर हुई है कि जब मेरे भी किसी सपोर्टर ने कहीं पे पोस्टर लगाए होंगे या वॉल राइटिंग की होगी। आज मुझे ये रियलाइज होता है कि ये गलत था। आज मैं ये कहती हूं पूरी दिल्ली से, जब मैं ये निवेदन करती हूं कि भाई हमें दिल्ली को बेहतर करना है, साफ सुथरा करना है, तो मैंने अपने से स्टार्ट किया। मैंने कहा कि नहीं भाई हम नहीं लगाएंगे और अपने एमएलएस को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को ये निवेदन किया कि भाई हम सबको सुंदर दिल्ली की तरफ जाना है और हम इस चीज को अब अवॉइड करेंगे। तो ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। मैं ऐसा कैसे कह दूं कि मैं कोई आज मेरा आदेश से सब कुछ हो जाएगा। मैं जनता को, समाज को अपने साथ लेकर के चलना चाहती हूं, क्योंकि दिल्ली जो है केवल सरकार और मुख्यमंत्री के करने से विकसित दिल्ली नहीं होने वाली,
स्वच्छ दिल्ली, स्वस्थ दिल्ली अकेले के करने का काम नहीं है। ये हम सबको साथ लेकर के चलना है, सबको हमें जोड़ना है। दिल्ली के हर एक नागरिक को इस विकसित दिल्ली के मिशन में जुड़ना पड़ेगा। और मैं सबसे आज पीटीआई के माध्यम से भी निवेदन करना चाहती हूं कि ये हम सबकी दिल्ली है, हम सबकी आत्मा यहां बसी है, देश की राजधानी है, और इसमें हम सबको अपनी भूमिका निभानी होगी दिल्ली को सुंदर रखने के लिए, दिल्ली को हरित रखने के लिए और दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए। Not just the citizens but also the politicians and the opposition leaders also. You expect them हर to एक work. से हर दिल्ली वासी से मैं बात कर रही हूँ, हर एक दिल्ली। और मुझे लगता है कि कोई व्यक्ति हो, अपोजिशन का हो, पोजीशन का हो, हर व्यक्ति ये सोचता है, उसको लगता है कि मेरा शहर साफ रहना चाहिए। और किसी को शुरुआत ही करनी होती है। जब कूड़े के ऊपर कूड़ा डलता है, हम ये तय करें कि भी कूड़ा नहीं डालेंगे तो नहीं डलेगा। तो इस ढेर को हमने बनने ही नहीं देना। हमें दिल्ली को सुंदर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली की दिशा में लेके जाना है।